नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। ये बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र दोस्तों अभी तक आपके 2022 तक जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं, टीटी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे टीटी एग्ज़ामों का यह निचोड़ बनाया गया है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का आगामी जो है 15 से 20 पार्ट हम आपके बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये हमें टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे। डेली हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बाकी क्लासेज यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की को जो है वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, सहयोगी प्रोजेक्ट, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न की बात करेंगे या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे? देखिए, लेव वाइगोस्की का जिक्र होता है तो सामाजिक शब्द से परिचित होगा, ये तो अलग हो गया, क्योंकि वाइगोस्की का जिक्र हो, सामाजिक पद अगर सामाजिक शब्द आता है वहाँ से जिक्र होता है, लेकिन सामाजिक शब्द यहाँ पे नहीं आ गया। तो वाइगोस्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए जो है जिस विधि को वरीयता देंगे वह आपका सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे, दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है कि अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पहली बार टेट एग्जाम में बैठे हैं तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले टीटी एग्जाम में अभी तक जितने भी हुए हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप सेकंड बार बैठ रहे हैं, 3 बार दोबारा तिबारा ठीक है बैठ रहे हैं, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा कि प्रीवियस ईयर के जो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, साइकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं, मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो चाहे बाल मनोविज्ञान हो। ठीक है, तो अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आइए नोट कर लेते हैं और आपका फीडबैक भी साथ में जान लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। देखिए, कोई भी आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी हो सकता है यदि क्या हो, इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। चौथा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायकी है, सत्तावादी है, अनुमति परक है, सुविधादाता है। इसके पहले हम आपको पता है ठीक है, आरटी एक्ट 2 राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी आपकी RTE एक्ट 2009, इससे संबंधित लगभग 50 प्रश्न की हम मैराथन वीडियो कर चुके हैं, पूरा निचोड़ कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और आगामी क्लास में हम एनसीएफ से संबंधित भी सारा पूरा निचोड़ करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जी हाँ, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक सुविधादाता के रूप में होती है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में एकमात्र निर्धारक होती है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, उसके साथ संबंधित नहीं मानी जाती या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, कोई भी अनुसंधान हमें सुझाते हैं, हमें सलाह देते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक बालिकाओं से शिक्षिका अर्थात अध्यापिका की जो अपेक्षाएं होती हैं तो वह विद्यार्थियों के अधिगम में क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है।
अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने से तात्पर्य क्या होता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है शामिल करना यहाँ पे जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है, या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु उदाहरण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सारे ऑप्शनों में देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंट है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना अर्थात शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन कैसा है? देखिए साथियों, विविध प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, इनसे युक्त कक्षा होती है तो सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन सही है। क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ ग्रुप में, समूह में अनेक कौशल सीखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है? सुनने में असमर्थ बच्चा। जो बच्चा सुनने में असमर्थ होता है, श्रवण शक्ति जिसके पास, जिस बच्चे की नहीं होती, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा? ठीक है, तो सुनने में जो बच्चा समर्थ होता है अर्थात वह बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जी हाँ, ऐसी विशेषता आपको बताना है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी के हो। तो आप सभी जानते हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है। यह विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की कहलाती है। हमेशा ऐसा होता है, वह आक्रामक और कुंठित तो नहीं होता है, ना ही बहुत तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये सारी क्रियाएं वह नहीं करता, क्योंकि बच्चा प्रतिभावान है। और प्रतिभावान की विशेषता यहाँ पे है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो बच्चा कम प्रेरित अनुभव करता है, ऊब जाता है बच्चा। क्योंकि बच्चा प्रतिभावान है, उसके लिए क्या चाहिए? चुनौती चाहिए, ठीक है, कठिनता चाहिए, क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना अच्छा लगता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार बढ़ा सकती है? तो कोई शिक्षिका, एक अध्यापक अध्यापिका है और भी प्राथमिक कक्षा में अगर प्रभावी अधिगम को बढ़ाना है तो विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित कर दिया जाए तो अच्छे तरीके से अधिगम को बढ़ा सकती है। अर्थात विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करना है, ठीक है, जोड़ना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो निष्क्रिय शब्द अपने आप में निगेटिविटी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बाकी बच्चे समस्या समाधान करते होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बच्चे समस्या का समाधान कर लेते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये तीनों सही हैं। तो 2, 3, 4 वाला ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सबसे प्रभावी होती है? देखिए, इस प्रश्न को केवल एक पॉइंट पे समझना है। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन की बात करेंगे। अगर विद्यार्थी में, बालक बालिका में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देना तो सबसे अधिक जो प्रभावी विधि कहलाती है वह कहलाती विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमेशा बच्चों को अगर प्रोत्साहित करना हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि प्रोत्साहन शब्द आपके प्रश्न पर है और आपके उत्तर पर भी प्रोत्साहित शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सीखेंगे? जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वह किस वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखते हैं? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। तो बच्चे जो हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे प्रभावी ढंग हमारा सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है,
बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्ज़ाम को फतेह करना है तो प्रत्येक जो पूछे गए अभी तक एग्ज़ाम में शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं, मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में या विचार के बारे में क्या पता चलता है? यानी कोई उड़ता हुआ देखता है तो वह उसे कौवा अगर उड़ रहा तो उसे पक्षी कहता है, मतलब बच्चा जानता है। अर्थात बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है कि बच्चा जानता है कि यह पक्षी है, उड़ने वाले पक्षी होते हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, पक्षी शब्द का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चा जानता है कि ये पक्षी है और इस प्रकार के पक्षी होते हैं। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो हमारा यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है ABC तीनों वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हालांकि बच्चे जो है व्यक्तिगत रूप से और समूहों में विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। NCF 2005 में कहा गया है कि बच्चों को चीज़ों को बनाने, करने, सीखने, अनुभव करने, प्रयोग करने, पढ़ने, चर्चा करने, सुनने, सोचने, प्रतिबिंब करने, प्रतिबिंबित करने और भाषण में खुद को अभिव्यक्त करने के अवसरों में गतिविधि लेखन की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि अवधारणाएं विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन में और प्राथमिक स्तर पर अनुभव के आयोजन का एक कुशल तरीका प्रदान करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा किसी कुत्ते या कौवे को देखता है तो उसे एक जानवर या पक्षी के रूप में ही पहचानता है। तो यह दर्शाता है कि एक बच्चा प्राणी जगत के बारे में अपनी अवधारणा विकसित करता है। उसके बाद यदि बच्चा इस प्रकार के किसी भी जानवर को देखता है तो वह कुत्ते या कौवे की तरह ही समझता है। अर्थात बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण जो है विकसित कर लिए हैं। आइए बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? जी हाँ, एक अध्यापिका ऐसा क्या करे बालक बालिकाओं को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य के लिए प्रोत्साहन हो। भीतरी प्रेरणा अर्थात इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, उनके माइंड पर आपको बैठाना है कि इसे करने की कोशिश करो। जब आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। इसलिए मैं भी हमेशा कहता हूँ आप कोशिश करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, सफलता 101% आपकी निश्चित है। जी हाँ, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिफल द्वारा जो है संचालित सभी व्यवहारों को आंतरिक प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। और एक व्यवहार में संलग्न होने की प्रेरणा व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि यह आंतरिक प्रतिफल होता है। इसलिए यह करने की कोशिश करें, आप सीखेंगे। यह हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक और सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन कर सकती है? आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो आप ये बताइए अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है तो कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए। तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें या मदद देकर करें। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर याद करने के लिए जिसमें प्रत्यय स्मरण करने में अच्छा होता है, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए उसे सीखना पसंद करें। देखिए जिज्ञासु शब्द अपने आप में पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन रटकर याद करना यह अपने में नेगेटिव माना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें, यह वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभावशाली शिक्षक के उद्देश्य शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? जी हाँ, ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा हो। शारीरिक दंड, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा की बात करेंगे।
ऐसा उदाहरण जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा हो वह कहलाता व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। थर्ड वाला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। डाउट है कमेंट कीजिए, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न साथियों, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किसकी ओर किस प्रकार से आगे बढ़ता है। भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर या ग्रामीण से शहरी की ओर। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है यह व्याख्या करता है कि विकास जो है आपका सिर से पैर की ओर बढ़ता है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। काफ़ी बार शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। देखिए बच्चे में अगर भाषा विकास का यहाँ पे क्या शब्द दे दिया गया है ये पहचान लीजिएगा, संवेदनशील समय पूछा गया है। तो संवेदनशील सब जो समय होता है प्रारंभिक बचपन का जो समय कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे। 20 प्रश्न कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे और इस बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र की पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है तो उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। यानी और दिन क्या है वह क्या करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो क्या हो जाएगा, तो एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही, तो माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं कोचिंग के लिए और सप्ताह के अंत में उसे खुद प्रशिक्षण करते हैं। तो बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का जो परिणाम होगी वह आनुवांशिकता और पर्यावरण। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो जाते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस, परिवार पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदारों की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक पूछा गया है तो विद्यालय और पास पड़ोस जो होते हैं वह गौण वाहक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सटीक कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे सेकंड प्रश्न की। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, लेव वाइगोस्की महोदय की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, संतुलन, मानसिक प्रारूपों अर्थात स्कीमाज का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन की बात करेंगे। साथियों लेव वाइगोस्की का जिक्र होता है, सामाजिक शब्द का जिक्र हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। लेव वाइगोस्की जब भी देखेगा सामाजिक शब्द जिस भी ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को करिएगा। अदर ऑप्शन में है तब फिर आपको पढ़ना है, पहले सामाजिक शब्द ढूंढना है। तो वाइगोस्की जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कोहल वर्ग के सोपान अगर आपने पढ़े होंगे और सोपानों के अंतर्गत आपको बताना है कौन सा सोपान आएगा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। यह हो जाएगा कोहल वर्ग के कौन से सोपान, सामाजिक संकुचन अनुकूलन सोपान की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षकों पर माता पिता द्वारा पुनर्बलन की बात करेंगे। साथियों जीन पियाजे जी की बात करते हैं। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए जो आवश्यक होता है वह शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की एक सक्रिय खोजबीन होती है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमें सही कर लेना है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षक बनना इतना मामूली और आसान नहीं हो चुका है, सभी जानते हैं कितनी कठिनाई और मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जीन पियाजे जी के अनुसार प्रारूप अर्थात स्कीमा जो होती है, स्कीम जो होता है, इसके निर्माण में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को किस प्रकार से जाना जाता है, तो सभी लोग जानते हैं समावेशन और समायोजन। समावेशन क्यों
क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि योजनाओं के अनुरूप हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। तो संशोधन करना यह समावेशन हो गया, और पुरानी योजनाओं में जो है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में अगर संशोधन हो रहा है तो फिर वह क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो समावेशन और समायोजन, जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, खोज को प्रोत्साहन देता है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। आप सभी परिचित हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथियों, किसी भी प्रगतिशील कक्षा की, जी हाँ, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करता है, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। आवृत्ति आप सभी लोग समझते होंगे, ठीक है। अगर ध्वनि की जिक्र होता है, आवृत्ति का आपने समझ लिया, 10th क्लास में पढ़ लीजिएगा आवृत्ति के बारे में, साइंस आपने पढ़ा होगा। यानी कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है जो आवृत्ति को बढ़ावा दे। ये उतार चढ़ाव होता है ना, इसको बढ़ावा दे, ठीक है, बार बार नीचे ना आए। ये जो उतार चढ़ाव होता है ये कहलाता है आवृत्ति। ये जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई और निचाई दोनों अलग अलग बोला जाता है। आइए अगले क्लास में हम उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना गहराई से नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है, जो पूछे गए प्रश्न उन पर हम कंक्लूजन बात करेंगे, उनका डिटेल के साथ चर्चा भी करेंगे। साथियों, बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धि से आता ही आता है, और जब भी बुद्धि का जिक्र होता है हार्वर्ड गार्डनर का जरूर जिक्र हो जाता है। और आपको पता है सीटेट रीट एग्जाम में, यूपी टेट में हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, और एमपी टेट वर्ग 1-2 में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत हमें क्या सुझाता है, क्या सुझाता है, सभी लोग बताइए, काफ़ी बार पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत हमें यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। किस प्रकार से साथियों, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, फटाफट अंदाज में कंप्लीट करते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट की तय करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, लड़की क्या करती, अपने आप से बात कर रही। तो अपने आप से बात करना मतलब जीन पियाजे जी के किस सिद्धांत से होता है, तो जीन पियाजे जी के साथ साथ और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। क्यों, देखिए, जीन पियाजे जी और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में से गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। और 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। जी हाँ, जेंडर की बात करेंगे। जेंडर जो होता है, लिंग क्या होती है साथियों, शारीरिक संरचना होती है, जैविक सत्ता होती है, सहज गुण होता है, या सामाजिक संरचना होती है। और इस कमेंट का आपको, इस क्वेश्चन का कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। जी हाँ, लिंग या आपका जेंडर क्या कहलाता है, एक शारीरिक संरचना है, जैविक सत्ता है, सहज गुण है, या सामाजिक संरचना है। सभी फटाफट कमेंट कीजिए। और 30 में से आपका स्कोर है, आप लोग अपना अपना स्कोर भी बता सकते हैं। ये अभी तक एग्जाम में पूछे गए पूरे बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का पूरा कंक्लूजन है। और आगामी हम 15 से 20 सेट जो है पार्ट करने वाले हैं, और इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की क्लासेस जल्दी चालू है, हिंदी की चालू है, ईवीएस की क्लासेस भी चालू है। जल्दी जल्द आपके मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की भी पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की क्लासेस जरूर आएगी। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।